जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 54,000 करोड़ रुपीस के प्रपोजल्स को दिया अप्रूवल। 12 साल बाद ATAGS को मिला फाइनल अप्रूवल। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 30 नक्सल्स ढेर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीनियर इंजीनियर पर ISI को सीक्रेट्स लीक करने का आरोप। और भारत के पारस डिफेंस को DRDO से मिला लेजर एयर डिफेंस सिस्टम्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। आज 20 मार्च को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC की तरफ से भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ 54,000 करोड़ रुपीस तक के प्रपोजल्स को अप्रूवल दिया गया है, और जिनमें शामिल है आर्मी के T-90 बैटल टैंक्स के लिए 1,350 हॉर्स पावर वाले नई इंजन्स की खरीद। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो T-90 टैंक्स हैं उनमें 1,000 हॉर्स पावर वाला इंजन इस्तेमाल हो रहा है, जिन्हें अब और भी पावरफुल इंजन से रिप्लेस किया जाएगा। और T-90 टैंक्स के इंजन्स को अपग्रेड करने का जो प्रमुख कारण है वो ये कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में टैंक्स की जो मोबिलिटी है वो और बढ़ सके। इसके अलावा आज के प्रपोजल में इंडियन नेवी के लिए वरुण अस्त्र टॉर्पेडोज कॉम्बैट की खरीद को मंजूरी दी गई है। और जो वरुण अस्त्र टॉर्पेडोज हैं इन्हें स्वदेशी तौर पर ही विकसित किया गया है, और ये शिप लॉन्च एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है, जिन्हें नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी ने विकसित किया है। और इसके अलावा DAC ने एयरफोर्स के लिए एवॉक्स एयरक्राफ्ट की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। और जैसे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की योजना 12 एडिशनल एवॉक्स एयरक्राफ्ट को खरीदने की है, और इन 12 एवॉक्स एयरक्राफ्ट के अलावा एक स्पेशल रोल निभाने के लिए भी एयरक्राफ्ट को लिया जाएगा। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि एवॉक्स एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के मामले में हम चीन क्या पाकिस्तान से भी पीछे हैं। बाकी इन तीनों बड़े प्रस्तावों के अलावा DAC ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के तौर पर जो 2025 को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसी के हिस्से के तौर पर कैपिटल एक्विजिशन प्रोसेस को और भी तेज, इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए अलग अलग स्टेजेस पर टाइमलाइंस को कम करने वाली जो गाइडलाइंस हैं तो उनको भी अप्रूवल दे दिया है। यानी कि इस इनिशिएटिव के माध्यम से भारत सरकार का फोकस रहेगा मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद में ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को कट करना, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, ताकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट समय पर डिलीवर हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से आखिरकार 307 ATAGS गन्स की खरीद को फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है। ये जो डील है ये लगभग 7,000 करोड़ रुपीस की होने वाली है, और अब CCS के फाइनल अप्रूवल के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अगले सप्ताह तक भारतीय रक्षा मंत्रालय औपचारिक रूप से साइन कर देगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ATAGS का जो ये CCS के फाइनल अप्रूवल तक का सफ़र है ये ज़्यादा लंबा नहीं है, इसमें सिर्फ 12 साल ही तो लगे। बाकी ATAGS की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत की 2 कंपनीज करेंगी, एक है भारत फोर्ज, दूसरी है टाटा एडवांस सिस्टम्स। जो भारत फोर्ज है वो 60% गन्स को मैन्युफैक्चर करने वाली है, और जबकि बाकी के बचे गन्स की मैन्युफैक्चरिंग टाटा द्वारा की जाएगी। और 307 ATAGS के साथ इंडियन आर्मी के 15 आर्टिलरी रेजिमेंट्स को इक्विप करने के लिए 327 गन टोइंग व्हीकल्स को भी लिया जाएगा। बाकी इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट होने से पहले ATAGS को ऑलरेडी कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी प्राप्त हुए हैं, और ये ATAGS यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम तो ये भारत में स्वदेशी तौर पर बनाई गई 155 mm और 52 कैलिबर वाली एक बहुत ही बेहतरीन गन है, जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर प्लस है। और इसको बनाने में 65% से अधिक के कंपोनेंट्स डोमेस्टिकली ही सोर्स किए गए हैं, जिसमें इसके कुछ महत्वपूर्ण सबसिस्टम्स जैसे कि बैरल, मजल ब्रेक, ब्रीच मैकेनिज्म, फायरिंग एंड रिकॉइल सिस्टम और एम्यूनेशन हैंडलिंग मैकेनिज्म ये सभी आते हैं। और चूंकि फॉरेन कंपोनेंट्स में इस गन की निर्भरता बेहद ही कम है, तो इस वजह से इसकी सप्लाई चेन भी मजबूत रहेगी। बाकी इस गन का जो फुल फ्लेज्ड वर्जन है उसे 2016 में ही अनवील कर दिया गया था, लेकिन इसके विंटर ट्रायल्स 2020 में और डेजर्ट ट्रायल्स उसके अगले साल यानी कि 2021 में ही कंप्लीट हुए थे। और द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक हर एक फायरिंग और मोबिलिटी राउंड के बाद इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के आधार पर इस गन को लगातार फाइन ट्यून किया गया है, जिस वजह से इसको लंबे ट्रायल्स का सामना भी करना पड़ा है। और जबकि द प्रिंट की रिपोर्ट में एक और बात मेंशन की गई है कि इन्हीं ट्रायल्स के दौरान जो ATAGS है उससे माउंटेन्स और हाई ऑल्टीट्यूड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो 526 किलोमीटर्स तक की है, जबकि विदेशी गन्स के मामले में केवल 23 किलोमीटर्स तक ही मोबिलिटी टेस्ट किए गए थे। बाकी ATAGS को लेकर इंडियन आर्मी का एक कंसर्न था कि ये एक बहुत ही हैवी गन है और पहाड़ी इलाकों में तैनात करने के लिए उन्हें लाइट वेट वाली गन चाहिए, और जबकि इसके अलावा इसके रेट ऑफ फायर पर भी कुछ प्रश्न उठाए गए थे। हालांकि द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ATAGS प्रोग्राम से जुड़े हुए सोर्सेस ने आर्मी के इस दावे का खंडन करते हुए कहा था कि ATAGS 1 मिनट में 5 राउंड्स की बर्स्ट फायरिंग, 2.5 मिनट में 10 राउंड्स की इंटेंस फायरिंग और 60 मिनट में 60 राउंड्स को सस्टेन रेट से फायर करने में सक्षम है। और जबकि इसके कंपटीशन में जो विदेशी गन्स थी जैसे कि एल्बिट सिस्टम की एटॉस, तो वो 30 सेकंड में केवल 3 राउंड्स, 3 मिनट में 12 राउंड्स और 60 मिनट में केवल 42 राउंड्स ही फायर करने में सक्षम थी। और इस हिसाब से देखा जाए तो ATAGS की परफॉर्मेंस कम नहीं है।
बाकी 2020 में इंटरनल वैलिडेशन ट्रायल्स के दौरान ATAGS को बैरल बस्ट का सामना करना पड़ा था और फिर इस दुर्घटना के बाद भी इस पर कुछ प्रश्न उठाए गए थे, जबकि इसके काउंटर में सोर्सेज की तरफ से कहा गया था कि ATAGS का जो बैरल बस्ट हुआ था वो इंजीनियरिंग डिफेक्ट के कारण नहीं बल्कि उस फॉल्टी एम्यूनेशन के कारण हुआ था जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ था। बाकी इसकी कीमत को लेकर भी प्रश्न उठाए गए थे कि जहां एक तरफ जो एलिवेट सिस्टम की एट हाउस है उसकी कीमत 11 करोड़ रुपीस पर पीस से कम है, जबकि ATAGS की कॉस्ट लगभग 16 से 18 करोड़ रुपीस के आसपास आती है। बाकी इससे पहले जो रिपोर्ट्स आई उन्हें बताया गया कि भारत में ATAGS के ही अपग्रेड के तौर पर एक पावरफुल लेकिन लाइट वेट वाले वर्जन को तैयार किया जा रहा है। अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में चलाए गए 2 सेपरेट एनकाउंटर्स में कम से कम 30 नक्सल्स को ढेर किए जाने की रिपोर्ट है, जिसमें से 26 नक्सल्स बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में और 4 नक्सल्स कांकेर डिस्ट्रिक्ट में ढेर किए गए और ये BSF और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी कि DRG का एक जॉइंट ऑपरेशन था। और जबकि बीजापुर वाले ऑपरेशन में हमारे एक पुलिस जवान ने भी अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, और जबकि ढेर किए गए सभी नक्सल्स की बॉडीज को उनके हथियारों के साथ रिकवर भी कर लिया गया है और इन दोनों ही एनकाउंटर साइट्स पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस लेटेस्ट एक्शन के साथ इस वर्ष स्टेट में अभी तक 113 नक्सल्स को ढेर किया जा चुका है। बाकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस ऑपरेशन में हमारे जिस जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनकी आत्मा को शांति मिले और ये देश उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा उनका ऋणी रहेगा। भारत की इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को लेकर एक इंटरेस्टिंग सा अपडेट आया है और हुआ यह है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में पार्लियामेंट्री पैनल को इस बारे में सूचित किया था कि जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स है उनको रोल आउट किए जाने से पहले कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जिनका समाधान किया जाना है, क्योंकि इनका जो प्रस्तावित फोर्स स्ट्रक्चर है उस पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में रायसीना डायलॉग 2025 के सेशन को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत के स्लो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पर अपनी चिंता व्यक्त करी है। उनका कहना था कि हमारी जो खरीद प्रक्रिया है वो इतनी धीमी है कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक उचित रफ्तार से टेक्नोलॉजी को अपनाना कठिन हो जाता है। बाकी इसी दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो अकेले सोल्जर्स को बैटलफील्ड में रिप्लेस नहीं कर सकती है। और वॉरफेयर के नेचर पर बात करते हुए उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी एक इनेबलर की तरह है, लेकिन जमीन पर ट्रेंड सोल्जर्स का ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाकी एक अपडेट यह है कि भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ भारत की सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने US के लिक्विड रोबोटिक्स के साथ MOU साइन किया है और जिसके तहत ये दोनों कंपनीज मिलकर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के लिए ऑटोनॉमस सरफेस वेसल्स के को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन में शामिल होंगी। और ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि ये पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी और डिफेंस सप्लाई चेन्स को इंटीग्रेट करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल कोलैबोरेशन को और मजबूत करेंगे। और बता दें कि जो लिक्विड रोबोटिक्स है वो बोइंग कंपनी की ही सब्सिडरी है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को DRDO से 142.31 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है और जिसके तहत पारस डिफेंस भारत के लिए एडवांस एंटी ड्रोन लेजर डोम को बनाएगी, जो कि एक हाई पावर्ड लेजर सिस्टम है जिसे DRDO लैबोरेटरी ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। और ये भी क्लेम किया गया कि भारत में बनने वाला ये अपनी तरह का ऐसा पहला सिस्टम है और इसे एंटी ड्रोन या फिर एंटी मिसाइल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस परियोजना में लेजर सोर्स मॉड्यूल के डेवलपमेंट से लेकर उसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पर बीम कंट्रोल सिस्टम में इंटीग्रेट करना शामिल है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बाद अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से भी एक जासूसी वाला मामला सामने आया है, जहां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एक एम्प्लॉय पर इस बात का आरोप है कि उसने पाकिस्तान बेस्ड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ कुछ क्रिटिकल नेशनल सीक्रेट्स शेयर किए हैं। और इस मामले पर न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जिस एम्प्लॉय पर यह आरोप है तो वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के R&D डिवीजन में एक सीनियर इंजीनियर के तौर पर कार्य कर रहा था। हालांकि फिलहाल अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस बात की जांच हो रही है कि जो इस सीनियर इंजीनियर है तो उसने पाकिस्तानी ISI के साथ किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, किस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। और औपचारिक रूप से अभी उस एम्प्लॉय की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़ 18 तो इस तरह के टॉप मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये एम्प्लॉय तब से स्कैनर में है जब से मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये पता लगा है कि इसने किसी सस्पेक्टेड क्रिप्टो करेंसी अकाउंट के जरिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से कुछ पेमेंट्स रिसीव करी हैं। और इसी पेमेंट से एजेंसीज को इस एम्प्लॉय पर शक हुआ है कि इसने इस पेमेंट के बदले पाकिस्तान के साथ कुछ सेंसिटिव डेटा पास किया है। बाकी फिलहाल अभी इस पर और डिटेल्स आनी बाकी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से, और जिसमें रॉयटर्स की तरफ से रशियन ऑफिशियल्स को कोट करते हुए बताया गया है कि गुरुवार को यूक्रेन ने ड्रोन्स की मदद से रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बेस पर हमला किया है और इस हमले ने एक मेजर ब्लास्ट को ट्रिगर किया, जिससे जो आग है वो लगभग 700 किलोमीटर तक फैली थी। जबकि रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री का क्लेम है कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने रशियन रीजन के ऊपर 132 यूक्रेन के ड्रोन्स को शॉट डाउन किया है। और बाकी यूक्रेन द्वारा रशिया के जिन बॉम्बर बेस पर हमला करने का दावा किया गया है तो वहाँ पर रशिया के टुपलॉव Tu-160 न्यूक्लियर कैपेबल हैवी बॉम्बर्स रहते हैं।
बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2007 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन हर्षनार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स के पास कितने अवॉक्स एयरक्राफ्ट हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।